हेलो एवरीवन। रोटेशन चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नया डेफिनेशन है टॉर्क। टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे और एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगाएंगे। तो इस तरह का जो सिंबल है इसको टाउ पढ़ा जाता है और ये टॉर्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इससे एक बात पता चलती है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड कभी हमको टॉर्क को निकालना होगा तो उसके लिए हमको एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। सो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट होता है। So this is written as torque about a point. तो इधर आपसे बोलेगा कि एक पॉइंट के और बताइए और about an axis. About an axis. So इनका क्या मीनिंग है वो हम लोग भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है। जिस तरह से फोर्स का अपना रोल होता है, फोर्स का क्या रोल होता है। अगर कोई बॉडी आपके पास है और ये रेस पर है या फिर मूव कर रहा है, इसके मोशन को चेंज करना है तो मोशन को चेंज करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से अगर अपने पास कोई एक बॉडी है और ये बॉडी या तो रेस पर है या फिर रोटेट कर रहा है, मे बी लाइक इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसके रोटेशन को अगर आपको चेंज करना है तो फिर आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। सो टॉर्क इज बेसिकली एक फोर्स का एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। सो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं इट इज टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट इज कि अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा था, तो रोटेटिंग बॉडी के आपको मोशन को चेंज करना है तो बेसिकली आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स इस तरह से लगाना पड़ेगा कि वो टर्निंग एक्शन दे। इसीलिए उसको हम टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं टॉर्क को। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड देन वी विल डिफाइन कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये डेफिनेशन है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे। सो मैथमेटिकली इट विल बी डिफाइंड लाइक दिस: टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जब कभी हम मोमेंट ऑफ समथिंग कहते हैं दैट मीन्स आर क्रॉस एफ वेक्टर के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को अपने को समझना है और इसी को यूज करना है। यहाँ से कुछ बातें बहुत ऑब्वियस हैं, जैसे कि अगर फोर्स नहीं है तो टॉर्क नहीं होगा। इसके अंदर टॉर्क को होने के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है। चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन होगा तो फोर्स उसका ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन देता है, और अगर रोटेटरी मोशन चल रहा है तो वो फोर्स उसको टर्निंग एक्शन भी दे सकता है। बिकॉज ऑफ दैट टर्निंग एक्शन उस पर टॉर्क लगेगा और उसकी वजह से फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है। नो, अपार्ट फ्रॉम फोर्स आपको एक आर के बारे में जानना होता है जो आपको बताता है कि टॉर्क कितना लगने वाला है। सो आर भी अपना रोल प्ले करेगा टॉर्क के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिसाइड करने के लिए। अब ये आर क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। तो पहले अबाउट अ पॉइंट। सो अगर हम टॉर्क अबाउट अ पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि मोस्ट केसेस में आपको मिलेगा, सो उसके लिए आर क्या होगा एक बार देखते हैं। लेट्स से कि अपने पास ये बॉडी है, बॉडी बनाते हैं, सो वहाँ से क्लैरिटी अच्छी रहेगी। एंड यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया। जब कभी हम फोर्स लगाएंगे तो किसी पॉइंट पर लगाते हैं। अभी तक फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट करता था वो हमारे लिए मैटर नहीं करता था कैलकुलेशन में, फ्री बॉडी डायग्राम में, अदरवाइज। इस रोटेशन चैप्टर में या फिर जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि फोर्स के साथ साथ ये फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। सो लेट्स से ये जो पॉइंट एक्ट कर रहा है वो किसी ए पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और ये फोर्स एफ है। एक और पॉइंट अपने को चूज करना पड़ेगा। लेट्स से इस पॉइंट का नाम ओ है, तो हम बोलेंगे अबाउट अ पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि इस फोर्स का टॉर्क बताइए किसी एक पॉइंट के अबाउट, मे बी ओ पॉइंट के अबाउट। सो उसके लिए फिर डेफिनेशन हम मैथमेटिकली लिखेंगे एंड उसके लिए फिर आर को समझेंगे। तो ऐसा बोलेगा कि टॉर्क ऑफ एफ, सो किसी फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ये जब अपने को लिखना होगा तो इससे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या करना है। जो पॉइंट आपको बोला जाए, वॉट एवर द पॉइंट इज गिवन टू यू, जिसके अबाउट आपको कैलकुलेट करना है, फिर हम उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन देखेंगे ए पॉइंट, इन दोनों को आपस को ज्वाइन करा देंगे और इनको जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा उस पोजीशन वेक्टर को हम आर लिखेंगे।
सो यहाँ पर जो r यूज हो रहा है दैट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स about which we are interested in calculating the torque. So basically r vector is OA vector. ना वेक्टर में आप लर्न कर चुके हो कि अगर आपको O का पोजीशन वेक्टर गिवन हो, A का पोजीशन वेक्टर गिवन हो, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O ये R वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है. सो आइदर वो आपको वेक्टर फॉर्म में देगा, O में बी ओरिजिन, O में बी एनी अदर पॉइंट. सो अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ना इसके बाद अगर आपको R समझ में आ गया, F आपको समझता है, तो फिर टॉर्क की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है मैथमेटिकली. R क्रॉस F. सिंपल इक्वेशन इस तरह से आ सकते हैं, F को वेक्टर के फॉर्म में दे देगा, R को वेक्टर के फॉर्म में देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए टॉर्क कितना आ रहा है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो फॉर दिस क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए हम R को पहले लिखते हैं, F को बाद में लिखते हैं. उन सारे पॉइंट्स को आपको ख्याल में रखने का. एंड देन आफ्टर अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज, तो इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते हैं इसको लिखा जा सकता है आर एफ साइन थीटा, जहाँ पर थीटा एक एंगल होगा जो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में आने वाला है. तो थीटा के बारे में पहले समझ लेते हैं. एफ जो आपने बनाया है ना, एफ के अगर लाइन को ज्वाइन करते हो, आपकी लाइन को एफ जो है उसकी लाइन, उसके अलॉन्ग लाइन को एक्सटेंड करते हो, तो हम इसको लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और आर वेक्टर की पोजीशन डायरेक्शन को अगर आप बढ़ाते हो तो वो कुछ ऐसा जाता है, और दोनों के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन ये हो रहा है. So this angle is going to be known as theta angle. This is how the angle between the vectors are measured. You know that point. So theta आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं कि इस तरह से थीटा को हम मेजर करने वाले हैं. Now एक बार आपको थीटा गिवन हो, R गिवन हो, F गिवन हो, तो उस फोर्स का टॉर्क उस O पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हो. फिर कई बार क्या होता है कि वो हम कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं, इसको और डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. इस F के अगर दो कंपोनेंट करने हो, F वेक्टर है, सो इधर एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और इस R के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा F sin थीटा. किसी वेक्टर को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर सकते हैं, तो ये 90 डिग्री है. एक अलॉन्ग द R डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर टू R डायरेक्शन लोगों ने कंपोनेंट किया है. अच्छा, आप देखोगे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है R के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसकी वैल्यू F sin थीटा है, और इसके मैग्नीट्यूड में भी F sin थीटा आ रहा है. तो हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो F sin थीटा है, दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. किसके परपेंडिकुलर, उस लाइन के और आर के परपेंडिकुलर. सो उस पॉइंट पर जो फोर्स आपको गिवन होगा, उसमें हम अलोंग द आर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को नहीं यूज करते हैं, इसका टॉर्क जीरो हो जाता है और दूसरे वाले कंपोनेंट का टॉर्क रहता है. सो दिस कुड बी रिटन एज आर इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. इस शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू दी पोजीशन वेक्टर आर. और इससे आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करने होंगे, थीटा की भी थीटा को कंपोनेंट में यूज करने के बाद अपना आंसर दे सकते हो. दूसरा भी तरीका होता है अपने को सोल्व करने का. ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो. ये एंगल थीटा था, तो आप पाओगे कि इसके अंदर वाला एंगल ये थीटा रहा होगा, और ये टोटल डिस्टेंस r है, तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी r sin थीटा. सो अब इन केस यू वांट, इसी टॉर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो F इंटू r sin थीटा. सो इन केस आप टोटल फोर्स यूज करना चाह रहे हो, तो फिर आप r का वो कंपोनेंट लीजिए जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो, फोर्स के परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और दूसरे टर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस कुड आल्सो बी रिटन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो आइदर वे वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, और इस तरह से हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर पाएंगे. ये पॉइंट है, इसको पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, और ये पूरी लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं. वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस वे ऑफ सॉल्विंग, तो इसके बाद मैग्नीट्यूड आपके लिए क्लियर हो जाएगा. देन इट इज डायरेक्शन. हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. सो डायरेक्शन के लिए आप पॉइंट ऑफ अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे या इमेजिन करेंगे ओ पॉइंट पर. तो अगर आप ओ पॉइंट पर लोकेटेड है,
तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स के एक्ट करने के बाद ये पॉइंट किस डायरेक्शन में जाएगा वो अपने को देखना है। तो अगर आप ओ पॉइंट पर हो तो फिर ये एफ फोर्स जिसको टर्निंग देगा वो इस तरह का टर्निंग देगा। दैट मीन्स दिस टर्निंग इज कॉल्ड क्लॉकवाइज बिकॉज द क्लॉक मूव्स इन दिस सेंस। जब कभी आप टू डायमेंशनली देख रहे होंगे तो आपको यही ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो फिर हम डायरेक्शन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। सो मैनी टाइम्स हम लोग टॉर्क को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के नाम से बुलाएंगे डायरेक्शन को लेकर के। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करना, एक बार मैं फिर से बोलता, यू इमेजिन योर सेल्फ एट ओ पॉइंट एंड देन सी द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, देन सी द फोर्स एंड देन सी द वेदर दिस फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट दिस पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर क्लॉकवाइज है तो फिर क्लॉकवाइज आंसर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसको कैसे समझना है, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन के इस साइड पाया जाता है तो फिर वो इस साइड रोटेट कराएगा, अगर फोर्स इस साइड पाया जाता है तो फिर अदरवाइज रोटेट कराएगा। उस तरह से आप उसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। ये तो हो गया कि लैंग्वेज के टर्म में बोलना। अगर आपको आई कैप जे कैप के टर्म में बोलना है तो आप बोलोगे कि ये आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन निकालना आपको आता है। आर की डायरेक्शन में आप राइट हैंड साइड की स्ट्रेच पाम की फिंगर्स को रखेंगे, एफ की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो उसका डायरेक्शन बन जाता है। और अगर इस तरह से प्लेन पे आप देख रहे हो कहीं से तो क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है, अगर राइट हैंड के फिंगर्स को आप क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो थंब इनसाइड जाता है। इनसाइड का मतलब माइनस के कैप होता है, तो इसको कई बार हम ऐसे शो कर देते हैं, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और हम इसको ऐसा बोलेंगे कि ये अगर ये क्लॉकवाइज है तो फिर ये इनसाइड है, इनसाइड की तरफ जा रहा है। सो कई टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, इनसाइड और इनटू द पेपर, इसको बोलेंगे आउटसाइड डायरेक्शन में। इनसाइड को हम क्रॉस करके इनसर्कल करते हैं, आउटसाइड को डॉट करके इनसर्कल करते हैं। सो डायरेक्शन शो करने के लिए वेरियस वेज है, सिंबल दिखा सकते हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं और बता सकते हैं। और सिंपल तरीका है ये, आर क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने से टॉर्क की डायरेक्शन आती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया तो मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, हम डायरेक्शन बता सकते हैं। किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है, इसका मतलब क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द टॉर्क ऑफ एनी फोर्स अबाउट एनी पॉइंट। ना अगर अपने पास मल्टीपल फोर्सेस होंगे तो सभी का इंडिविजुअल टॉर्क्स निकालेंगे, उनको ऐड अप कर देंगे। तो उसके लिए अगर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करेंगे तो नेट रिजल्टेंट टॉर्क कितना आएगा। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी सारे वेक्टर्स के सम के बराबर होती है। सो बोलेंगे τ1 τ2 τ3 एंड सो ऑन। इंडिविजुअल फोर्स का टॉर्क अलग से निकालेंगे, फिर दूसरे फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, अगले फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, देन वी विल ऐड देम ऑफ। और उसके लिए फिर डायरेक्शंस को यूज कर सकते हैं। डायरेक्शंस में हम चाहें तो अगर वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना है तो एक और भी तरीका बोल सकते हैं। जब हम इनसाइड जाते हैं तो इनसाइड माइनस के कैप होता है, तो इसको आप माइनस के कैप भी लिख सकते हो और इसको के कैप भी लिख सकते हो। तो वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, ये भी वेक्टर के फॉर्म में होगा, ये भी वेक्टर के फॉर्म में होगा, चलेगा। ये के कैप माइनस के कैप तभी लिखेंगे जब इनसाइड आउटसाइड वाली बात चल रही होगी। कोई और भी डायरेक्शन होगी तो फिर इनके कम क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलेगी। तो ये जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, ये डायरेक्शन इस पिक्चर को देख करके, ध्यान में देख करके है, और इसको आप एक्स पकड़ रहे हो, इसको वाई डायरेक्शन पकड़ रहे हो, तो फिर हम इसको माइनस के कैप और प्लस के कैप बोल सकते हैं। तो पॉइंट इज कि ये τ1 τ2 τ3 जो आएंगे वो वेक्टर के फॉर्म में आएंगे, उनको एडअप कर लेंगे। और वो वेक्टर कैसे एडअप किया जाता है उसके बारे में आप जानते हो, हम रिजल्टेंट टॉर्क के बारे में बता सकते हैं। ओके, जितना भी आपने पढ़ा बेसिक डेफिनेशन उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सो दैट विल मेक मोर क्लैरिटी। इट सेज कि एक रॉड है अपने पास जो कि हिंज्ड है। सो हिंजिंग का मीनिंग क्या होगा, hinge means like this is hinged at point O and this rod cannot move. That means the entire body cannot move somewhere, but what it can do, it can go upside this way, so it can rotate. So hinging is a way that allows rotation and does not allow translation. And this is hanging vertically, so gravity downside इसलिए vertically hang कर रहा है। एक फोर्स आप लगाने वाले हैं और उसका टॉर्क निकालना हमको ओ पॉइंट पे। किसका टॉर्क निकालना है, जो फोर्स लगा रहे हैं, किसके वोल्ट लगाना, ओ पॉइंट के वोल्ट लगाना है। फोर्स लगाते हैं, लेट्स एक फोर्स यहाँ पे लिया और इस तरह से लगाया, ये फोर्स दिखाया,
So how much the torque about O this force is going to have. So उसको और लेट से इसका मास आपको दे रहा है और लेंथ वगैरह आपको देगा, तो आपको क्या करना होगा, जो फोर्स है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन बनानी होगी, लाइन ऑफ एक्शन, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी ओ पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ओ पॉइंट से डिस्टेंस आप देखोगे, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ओ पॉइंट से ही पास कर रहा है। तो एफ का जो कंपोनेंट है आर डायरेक्शन में ही है, उसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो है, इसलिए आप पाओगे कि ये फोर्स का टॉर्क जीरो आ जाएगा। सो देयर विल बी नो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है वो टर्निंग एक्शन नहीं दे पाएगा रॉड को। सिंस ये टर्निंग एक्शन नहीं दे पाएगा, तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स कैन नॉट रोटेट द टॉर्क, दिस रॉड, दिस फोर्स इज अनेबल टू rotate the rod because its torque is zero. Why the torque is zero? Because this line of action is passing through the point of suspension or hinging, right? Similarly, there is a gravitational force acting. So ये gravitational force already act कर रहा था, ये इस रॉड को रोटेट नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो जीरो आएगा। Why zero? Because its line of action is passing through the point of hinge. तो हिंज पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए हिंज के आउट कितना टॉर्क देगा, ग्रेविटी का फोर्स टॉर्क जीरो देगा, ये भी फोर्स टॉर्क जीरो देगा, ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। देन अगर हम डिफरेंट फोर्स को यूज करते हैं, लेट्स से कि इसी फोर्स के डायरेक्शन में बदल देता हूँ। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही रखते हैं और फोर्स इधर लगाया, मे बी लाइक एन एंगल थीटा फ्रॉम दी वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल से भी मेजर कर सकते हो, ये फोर्स है। क्या ये फोर्स इसको रोटेट कराएगा? अपने कॉमन सेंस से भी आप समझो, तो आप पाओगे कि ओ के पॉइंट अबाउट, ओ के अबाउट ये पूरा का पूरा रॉड को इस तरह से रोटेट करा देगा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो इसका मतलब है दिस फोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड अ टॉर्क। सो हाउ मच द टॉर्क दिस फोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड? सो आप बोलोगे ये टोटल लेंथ एल है। सो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक टू कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, वन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अनदर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ये जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है और ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा है। अपना इंटरेस्ट किस बात पे है? अपना इंटरेस्ट उस फोर्स पर है जो इस ओ पॉइंट से पॉइंट ऑफ एक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन, जिसको हम आर बोलते हैं, ये आर है अपने लिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स जा रहा है। सो इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल फाइंड दिस इज द कंपोनेंट, सो दिस कंपोनेंट विल रोटेट इट। सो अपना आंसर आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ना अब ये साइन थीटा है कॉस थीटा का, इस बात पर डिपेंड करेगा थीटा कौन, अगर मैं ऊपर वाला थीटा देता तो कॉस थीटा होगा। तो हमको ऐसे याद रखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस, और आर की जगह कितना लिखेंगे एल, सो टॉर्क विल बी एफ एल साइन थीटा, दैट विल बिकम द टॉर्क। नाउ यू सी कि द एफ कॉस थीटा इज अनेबल टू गिव द टॉर्क बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर, दिस इज अलोंग द दिस पॉइंट विच इज हिंज पॉइंट, जिसका आउट कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ से जा रही है, जबकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसके परपेंडिकुलर जा रही है। अंडरस्टूड? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डिटेल में मैंने बताया। तो ये तो उसका हुआ मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन क्या बोलेंगे, ओ के अबाउट ये कैसा रोटेट कराएगा, इन दिस सेंस में तो हम बोलेंगे दिस टॉर्क इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और यू कैन से कि के कैप प्लस के कैप अगर प्रॉपरली लिखना है तो टाउ वेक्टर कुड बी रिटन एज एफ एल साइन थीटा के कैप। डन। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। Now let's consider next example. Exactly similar type है। एक रॉड है जिसका मास और लेंथ आपको दिया गया है। इस सिचुएशन में आप उसको रिलीज करते हो, यानी उसको वर्टिकल से थोड़ा सा ऊपर ले गए और वहाँ से आपने रिलीज किया है। आपको बताना है कि नेट टॉर्क अबाउट ओ जस्ट आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर द रिलीज। सो क्योंकि हमको जो टॉर्क निकालना होता है किसी इंस्टेंट पे निकालना होता है, सो इस इंस्टेंट पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं ना। यहाँ पे टर्म्स देखने हैं, एक टर्म्स ने यूज किया नेट टॉर्क। नेट टॉर्क का मतलब हमको टोटल टॉर्क निकालना है। सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड व्हाट आर द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। सो कैन वी आइडेंटिफाई द फोर्सेज? वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यस वी कैन ड्रॉ। वी कैन फाइंड कि व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग। सो वन ऑब्वियस फोर्स इज गोइंग टू बी एट द सेंटर ऑफ rod and that's going to be downwards, is going to be gravitational force. Another force will be on this hinge point O. हिंज पॉइंट पर जो भी फोर्सेस आएंगे उसको हिंज रिएक्शंस कहेंगे। वो रिएक्शंस के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, मे बी लाइक एक एन एक्स डायरेक्शन में, एक एन वाई डायरेक्शन में, क्योंकि जो भी फोर्स आएगा उसके दो कंपोनेंट हम कभी भी कर सकते हैं। तो एन एक्स और एन वाई का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी नेट नॉर्मल रिएक्शन और नेट हिंज रिएक्शन।
उसको हम एन एक्स एंड एन वाई से पकड़ सकते हैं. सो दीज आर द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग. इसके अलावा कोई और फोर्स आपको इसमें समझ में आएगा नहीं आएगा. सो आपको कैसे टॉर्क निकालना है, एम जी का भी कैलकुलेट करेंगे, ओ के अबाउट एन एक्स का करेंगे, एन वाई का भी करेंगे. सो नेट आ जाएगा. सो वी विल राइट कि नेट टॉर्क इज गोइंग टू बी टाउ नेट, दैट विल बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स प्लस बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन प्लस बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन. आप चाहो तो इन दोनों को एडअप करके सिंगल भी लिख सकते हो. अच्छा, जो भी आप लिखोगे सेकंड और थर्ड के बारे में, वो सारे उनकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास कर रही है, ओ से ही पास कर रहा है, इसलिए उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो आ जाएगा. सो अबाउट ओ पॉइंट यू विल फाइंड कि दीज बोथ कंबाइन टुगेदर विल बी जीरो और सेपरेटली दे विल बी जीरो बिकॉज उनका नॉर्मल रिएक्शन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ओ पॉइंट से ही जा रहा है. सो बेसिकली जो नेट टॉर्क बताना था अपने को, वो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी बताना था. अगर टॉर्क ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली पूछता तो हम ग्रेविटी का बता सकते थे. अब ग्रेविटी की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर है? ग्रेविटी की जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, पॉइंट ऑफ एक्शन उसके सेंटर पॉइंट पर है. सो आपको क्या करना होता है, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो या फोर्स का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, दोनों यूज कर लो, दोनों की एक ही मीनिंग रहती है. तो ओ पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जाएगा. और ये अगर एंगल थीटा था तो डेफिनेटली एंगल थीटा रहा होगा. अच्छा, ये जो डिस्टेंस रहेगी वो L/2 रही होगी. सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कैन वी से कि इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज L/2 साइन थीटा बन जाएगा. ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए अगर ये L/2 साइन थीटा बनता है तो फिर अपने लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, फोर्स मिल गया, तो टॉर्क आ जाएगा. सो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L/2 साइन थीटा. So your answer becomes mgl sin theta by 2. एंड नेट फोर्स, यही आपका नेट फोर्स हो जाएगा. मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, इस ओ पॉइंट के अबाउट ये mg का फोर्स इस रॉड को किस तरह से ले जाने की कोशिश करेगा, क्या वो रॉड को इस तरह से लेके आएगा? डेफिनेटली लेके आएगा. और ये कौन सा सेंस है आपका? क्लॉकवाइज. तो आप आंसर दोगे दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल बिकम द कंप्लीट आंसर. फाइन. इसको हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं, कैसे इमेजिन करना है और कैसे रिलेट करना है. सपोज को थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए. अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर ये वर्टिकल आ जाएगा. वर्टिकल में फिर एम जी इधर आएगा तो उसका लाइन ऑफ एक्शन इससे पास करेगा, तो टॉर्क कितना हो जाना चाहिए? जीरो. तो थीटा जीरो पर टॉर्क जीरो हो जाना चाहिए. क्या ये हो रहा है? यस, इसका मतलब जस्टिफाइड है. और अगर रॉड आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा, तो उस केस में जी यहाँ पर एक्ट करेगा. ये डिस्टेंस डायरेक्टली L/2 परपेंडिकुलर का काम करेगी. तो उस केस में आप पाओगे कि mg L/2 आना चाहिए, तो थीटा को 90 रखेंगे तो mg L/2 आ रहा है. तो इस तरह से जो ऑब्वियस पॉइंट्स है उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग अबाउट टॉर्क, अबाउट अ पॉइंट, आपसे कई बार एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पूछेगा कि उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना टॉर्क लग रहा था. तो काफ़ी सिमिलर है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझना है. जैसे से प्रीवियस केस में भी आपने देखा इस एग्जांपल में, ये जो टॉर्क आ रहा था, ये टॉर्क पूरी बॉडी को रोटेट कराएगा और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो क्या होगी, वो ओ पॉइंट से पास करेगी और ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर आएगी. सो बेसिकली ये जो टॉर्क है, नेट टॉर्क, ये ओ पॉइंट के अबाउट भी है और एज वेल एज ओ पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी है. राइट. लेकिन हम किसी और एक्सिस के अबाउट पूछना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? सपोज के लिए हम ओ से पास करने वाली और किसी और एक्सिस के अबाउट जो मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तो उस तरह हम उस समय हम क्या करते हैं. सो उसके बारे में एक पॉइंट बताता मैं आपको. एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा सुटेबल लगेगा आपको. लेट्स से अपने पास एक प्लेट है और इस प्लेट, ये 2 डायमेंशनल प्लेट है और इसकी जो एक्सिस है, रोटेशन वाला एक्सिस, वो हम ये रखना चाहते हैं, यानी इसको हम यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं. इसको आप रिलेट कर सकते हो जो विंडोज होती हैं, डोर्स होते हैं, उससे. सो ये एक्सिस है आपकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन. दैट मीन्स ये जो प्लेट है आपका, ये प्लेट इस तरह से रोटेट कर सकता है, ये पोर्शन बाहर आ सकता है स्क्रीन के, और ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीन के अंदर चला जाए. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी ऊपर नहीं आ सकता है, ए ऊपर नहीं आ सकता है. अगर हम यहाँ से रोटेट कराएंगे तो फिर ए अप साइड जाएगा, बी इन साइड जाएगा. और अगर हम इस तरह से रोटेट कराएंगे तो बी अप साइड आएगा, ए इन साइड आएगा. तो फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जबकि हमने यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको लिया हुआ है. तो आप समझ पा रहे हो किस तरह से होगा.
अच्छा, अगर हमने कोई फोर्स लगाया, लेट्स से ये इसकी डायमेंशन ए है और ये कोई डायमेंशन बी है, कोई फोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं, मे बी लाइक दिस, अगर हमने फोर्स ऐसे दिखाया एफ, तो ये फोर्स किधर लग रहा है, क्रॉस बना करके इन सर्कल है, इसका उसकी डायरेक्शन स्क्रीन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है, तो वो फोर्स पर लाइन ऑफ एक्शन इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनसाइड की तरफ होगी, तो हमको इसके लिए इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर पकड़ना पड़ेगा। सो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अभी भी वही रहता है, आर क्रॉस एफ लिखते हैं। सो एक्सिस से आर जहाँ पर होता है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस केस का जो टॉर्क आएगा दैट विल बी आर इंटू एफ, और ये बॉडी को इस तरह से रोटेट करा देगा। अंडरस्टूड। लेकिन अगर हमने फोर्स में भी लाइक ऐसा लगाया कि इस डायरेक्शन में लगाया, ये भी आप देखोगे कि परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका जो टर्निंग एक्शन होगा वो बॉडी को कैसे टर्न कराना चाहेगा, वो बॉडी को इस तरह से टर्न करना चाहेगा। सो फाइनली वी कैन से कि जो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, एक तो पहले ये कैलकुलेट करोगे आप, कोई भी फोर्स गिवन हो, अगर ये भी था जिस तरह से हम लोगों ने बात की, इसका आर क्रॉस एफ आएगा, फिर इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, उसके लिए जो एक्सिस आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोर्स देखना है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से देखना है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देने का, तो ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये हमारे डिजायर्ड एक्सिस का आउट नहीं होगा, तो डिजायर्ड एक्सिस का आउट जो टॉर्क आएगा वो इसका वो कंपोनेंट, इस टॉर्क का वो कंपोनेंट जो उस एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल फाइंड कंपोनेंट ऑफ टाउ along the axis of rotation, axis of rotation. So axis of rotation के about along इसका component जो आएगा that will become the torque along the about the axis of rotation. एक बार मैं completely रिवाइज कर देता हूँ। लेट्स से इस फोर्स का नाम F1 है, अलग अलग बोल देते हैं, इस फोर्स का नाम F2 है, तो जो टॉर्क 1 आएगा उसकी वैल्यू एज पर द डेफिनेशन जाएगी R इंटू F1, और ये टॉर्क 1 का जो डायरेक्शन जाएगा वो डायरेक्शन इसी एक्सिस के अबाउट जाएगा। किस एक्सिस के अबाउट? ये इसको अंदर की तरफ ले जाएगा, ये इसको अगर कर्ल करोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, यानी वो लाइन ऑफ एक्सिस के ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलॉन्ग है, तो ये टाउ 1 है। सो हमको टाउ 1 का वो कंपोनेंट चाहिए जो इस एक्सिस के अलॉन्ग है, यही एक इंटायर कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए एक्सिस के अलॉन्ग जो टॉर्क हो जाएगा F1 फोर्स का वो ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, अगर F2 का पता करते हैं तो F2 का जो टॉर्क आया है वो RF2 आया है परपेंडिकुलर के हिसाब से, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से देखोगे तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अब आपको क्या करना है कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन का ये जो टॉर्क है आपका, इसको अगर मैं शो करूं तो किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, ये टाउ 2 है। सो टाउ 2 का कंपोनेंट, यानी ये जो वेक्टर आपको बाहर की तरफ आ रहा है इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, तो आप पाओगे कि वो 90 डिग्री, 90 डिग्री में कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो टाउ 1 पूरा का पूरा आ रहा है, जबकि F2 का टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस विल बी 0। सो हमारा इस एग्जांपल का आंसर क्या बनेगा, F1 का टॉर्क एक्सिस के अबाउट, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टॉर्क ऑफ F1 अलोंग एक्सिस जो आपको गिवन है इज RF1, whereas torque of F2 along axis, the axis that is given is 0। तो दोनों में अंतर समझ में आया आपको? पहले आप इसको फोर्स को, टॉर्क की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे R क्रॉस F से, फिर उसकी एक डायरेक्शन आएगी, देन दैट डायरेक्शन का एक कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर ये इंटायरली उसकी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। अगर उस एक्सिस से उसकी डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ रही है तो 0 हो जाएगा, और अगर किसी और डायरेक्शन में हो रही है तो फिर हम उसका कंपोनेंट निकाल करके बता सकते हैं। सो ये इसका मीनिंग है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। फाइन। आफ्टर कैलकुलेटिंग और अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट दिस टॉर्क, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी टॉर्क इक्वेशन। तो टॉर्क इक्वेशन के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, नेक्स्ट डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सो अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है, यानी फोर्सेस लग रहे हैं, उनका टॉर्क आएगा, तो उस टॉर्क को हम I अल्फा से रिलेट करते हैं,
ये इक्वेशन एग्जैक्टली सिमिलर है जिस तरह से हम ट्रांसलेशन मोशन में F इक्वल टू एम ए लगाते हैं, वहाँ पर हम लोग F इज इक्वल टू एम ए लगाया करते थे। इसको पढ़ने का तरीका अगर हम लोग समझें तो ट्रांसलेशनल एजेंट और ट्रांसलेशन मोशन कॉज करने वाला क्वांटिटी इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन होता है। एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज यहाँ पर है। रोटेशन कॉज करने वाली क्वांटिटी इज इक्वल टू इनर्शिया रोटेशन का, और रोटेशन का एक्सेलरेशन होता है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एप्लीकेबल होता है और ये रोटेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। ना ये क्या लिखा हुआ है समझते हैं। नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, रिजिड बॉडी, इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। आप जानते हो कि किसी भी बॉडी पर, अगर किसी रिजिड बॉडी पर आप टॉर्क लगाओगे, टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स लगाओगे, लेट से आपने ऐसा एक फोर्स लगाया और यहाँ पर हिंज है, इसका सेंटर पॉइंट है या हिंज पॉइंट है, सो अब देन यू विल फाइंड कि ये टॉर्क इसको इस तरह से रोटेट कराने की कोशिश करेगा। सो दैट विल बी टॉर्क। अगर इधर टॉर्क लग रहा है तो फिर इधर एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, रोटेट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, फिर एंगुलर वेलोसिटी आएगी, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे, ये सारी स्टोरीज चलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट द पॉइंट O, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट O, एंड इन दोनों को यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है। एक बार अल्फा पता चल गया, फिर काइनेमेटिक्स को यूज़ करके हम बता सकते हैं ओमेगा कितना है, राइट। इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग अलग कर सकते हैं। हाउ टू राइट मैग्नीट्यूड, टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा के बराबर होगी। और हाउ टू राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन में आई सिंस पॉजिटिव होता है तो टॉर्क उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में अल्फा आएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में नेट टॉर्क लग रहा होगा। यहाँ पर मैंने एक फोर्स दिखाया है, देयर कैन बी मल्टीपल फोर्स, वहाँ से हम पता करेंगे नेट टॉर्क क्या है, उसके आई अल्फा के बराबर करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या है उसको अल्फा की डायरेक्शन के बराबर करेंगे, जस्ट लाइक हम फोर्स के केस में किया करते थे। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, अल्फा पता चल जाएगा, फिर अल्फा को हम रिलेट कर सकते हो ओमेगा से, डी ओमेगा बाई डी टी से, और फिर ओमेगा को रिलेट कर सकते हैं थीटा से, डी थीटा बाई डी टी। इसके बाद हम हर एक पॉइंट के बारे में बता सकते हैं कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, और सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स वी विल बी सॉल्विंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।